हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ का टर्म 2 का सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं जो सीबीएसई ने इशू किया है। पर बड़े दुख की बात है कि ये सैम्पल पेपर केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, इसीलिए हमने इसको हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट किया है। पता नहीं सीबीएसई हिंदी मीडियम में क्यों नहीं निकालता है हमारा सैम्पल पेपर और कहीं पर हमें अवेलेबल नहीं होता। क्या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं? ज़रूर हमें उन तक ये बात पहुँचानी चाहिए। फिर भी हिंदी मीडियम में सैम्पल पेपर हमने ट्रांसलेट किया है, देखते हैं। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन पेपर। ये पेपर का फॉर्मेट है, 12 क्वेश्चंस हैं, 4-4-4 3 टुकड़ों में इसको बाँटा हुआ है। पहले 4 क्वेश्चंस 2 नंबर ईच हैं, अगले 4 3 मार्क्स ईच हैं, उससे अगले 4 जो हैं वो 5 मार्क्स ईच हैं। 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12 और वहाँ पर वर्ड लिमिट भी मेंशन करी हुई है, लेकिन अगर कहीं पर 1 वर्ड आंसर है तो हम उसका 1 वर्ड आंसर देके या सेंटेंस की फॉर्म में भी आंसर देके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने कहा है अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 30 से 50 उसकी वर्ड लिमिट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 50 से 80 वर्ड लिमिट मेंशन करी गई है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 80 से 120 वर्ड लिमिट मेंशन की गई है। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 12। टाइम कितना है? 2 घंटे और 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। 1 मार्कर कोई क्वेश्चन नहीं है। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ में उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करते जाएंगे। पूरा पेपर और उसका सोल्यूशन लास्ट में पीडीएफ की फॉर्मेट में अटैच भी किया है, वहां से भी देख सकते हो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, भर्ती के उन 2 स्रोतों को पहचानिए और व्याख्या कीजिए जिनका प्रयोग तब नहीं किया जा सकता जब या तो कार्यरत कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त हो या वे उन पदों के वांछनीय मापदंडों को पूरा ना कर पा रहे हों जिनको भरना है। अगर कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो वो कौन सी विधि है, भर्ती के स्रोत कौन सा स्रोत है जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है भर्ती के आंतरिक स्रोत। और वो कौन कौन से 2 आंतरिक स्रोत हैं जिसका हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना होगा? हमने पढ़े थे कौन कौन से आंतरिक स्रोत जब हमने नियुक्ति वर्गीकरण वाला चैप्टर किया था। तो कौन कौन से आंतरिक स्रोत पढ़े थे हमने? स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति और अस्थायी अलगाव। इसमें से हम पहले 2 आंसर्स अपने देंगे। इसकी वीडियो मैंने शेयर करी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर क्वेश्चन की वीडियो जो हमने डिस्कस करी हुई है पहले, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया है, वहां से देख भी सकते हो। तो कौन से 2 आंतरिक स्रोतों को एक्सप्लेन करोगे आप? पदोन्नति और स्थानांतरण को। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स हेडिंग बताने के, हाफ मार्क एक्सप्लेनेशन के, हाफ मार्क हेडिंग के, हाफ मार्क एक्सप्लेनेशन के, तब जाके 2 मार्क्स बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? माइका लिमिटेड कॉस्मेटिक उत्पादों में व्यापार करती है। पिछले कुछ वर्षों से इसके उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। इसी कारण कंपनी के विस्तार के लिए इसे 100 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी चाहिए। कंपनी ने समता अंशों के माध्यम से पूंजी एकत्रित करने का निर्णय लिया है। कंपनी के वित्तीय प्रबंधक चिराग कपूर ने सुझाया है कि अंशों को निर्गम गृहों या ब्रोकर्स के माध्यम से बेचा जा सकता है। श्री कपूर द्वारा सुझाए गए पूंजी एकत्रण के स्रोत को पहचानिए और उसकी व्याख्या कीजिए। हमने पूंजी एकत्रण के स्रोत पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्राथमिक बाजार की कुछ फ्लोटेशन विधियां होती हैं, विवरण पत्रिका के माध्यम से विक्रय के लिए प्रस्ताव, निजी विनियोग, अधिकार निर्गमन या ईआईपीओ। इनमें से कौन सा आंसर है? विक्रय के लिए प्रस्ताव या ऑफर फॉर सेल। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी जो है वो मध्यस्थों के माध्यम से मध्यस्थों को अपना हाथ पकड़ा देती है, जिन्हें कि हम अभिगोपक, दलाल या निर्गम गृह के नाम से भी जानते हैं। तो मध्यस्थों के माध्यम से अपने अंशों का निर्गमन करती है। तो क्या है इसका आंसर? विक्रय के लिए प्रस्ताव, जिसमें कि आधा नंबर ये हेडिंग बताने का है और 1.5 नंबर एक्सप्लेनेशन का। टोटल हो गए 2 नंबर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। किसी अभ्यास के उन 2 हिस्सों का वर्णन कीजिए जो यह प्रकट करते हैं कि संस्था में आवश्यकता से कम नियुक्ति है, ज़्यादा है या उपयुक्त है। ये पता लगाने के लिए कि संगठन में जितने लोगों की आवश्यकता है उससे कम है, उतने ही हैं या उससे ज़्यादा है। कौन से टॉपिक से रिलेट कर पा रहे हैं हम इसको? नियुक्तिकरण वाले टॉपिक से। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है मानव शक्ति का आकलन। इसके 2 हिस्से हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। कौन कौन से 2 हिस्से? कार्य भार विश्लेषण और कार्य शक्ति विश्लेषण। ये 2 हिस्से हैं जिनके बारे में हमें बताना है। कार्य भार विश्लेषण का मतलब क्या है? कितने कार्यबल की आवश्यकता है। और कार्य शक्ति विश्लेषण का मतलब क्या है? हमारे पास कितना कार्यबल मौजूद है। तो कितना कार्यबल है और कितने कार्यबल की आवश्यकता है, इन दोनों के बीच के अंतर को हम मानव शक्ति का आकलन कहते हैं। तो हमें कैसे आंसर देना है इसका?
हमें कुछ इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है कि मानव शक्ति आकलन के वो दो हिस्से हैं, कार्यशक्ति विश्लेषण और कार्यभार विश्लेषण, और फिर थोड़ा सा हमें कार्यशक्ति विश्लेषण के बारे में बताना है और थोड़ा हमें कार्यभार विश्लेषण के बारे में बताना है, और 1+1 हुए हमारे 2। ये सारी वीडियोस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करी हुई हैं, जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हर टॉपिक में जब चैप्टर्स डिस्कस किए थे बेटा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, एक कंपनी के निष्पादन की माप, निष्पादन की माप का मतलब है परफॉर्मेंस की मेजरमेंट करने के लिए समयांतर पर, समयांतर मतलब पीरियोडिकली, समय समय पर कुछ अनुपात जैसे कि शुद्ध लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ का मतलब नेट प्रॉफिट रेशो, तथा विनियोग पर लाभ आदि की गणना की जाती है। इस तरह की कुछ रेशोज कैलकुलेट करते हैं हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, उसके निष्पादन को, वास्तविक प्रगति को नापने के लिए हम पीरियोडिकली ऐसा काम करते हैं। तो इस पंक्तियों में वर्णित प्रबंध के कार्य को पहचानना है। प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5। उन पांचों में से कौन सा कार्य है जिसमें हम वास्तविक प्रगति को नापते हैं, और इसमें हमें संक्षेप में प्रबंध के कार्य के उस चरण की भी व्याख्या करनी है जिसका यहाँ उल्लेख किया गया है। पहचान पाए हैं प्रबंध का कौन सा कार्य है यहाँ पर? बिल्कुल ठीक, नियंत्रण। और नियंत्रण का कौन सा चरण है, कौन सा स्टेप है जिसमें कि हम वास्तविक जो हमने परफॉर्मेंस है उसको नापते हैं? क्या कहा जाता है उसको? वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन, या फिर हम उसको कई बार वास्तविक निष्पादन की माप भी बोलते हैं। ये भी लिखा हुआ मिलता है हमें हमारी एनसीईआरटी की बुक में, एज इट इज़ ये लैंग्वेज लिखी हुई है, वास्तविक निष्पादन का माप। तो हमें कैसे मार्क्स मिलेंगे? 1 नंबर तो ये पहचानने के लिए कि वह नियंत्रण है हमारा प्रबंध का कार्य, और आधा नंबर ये हेडिंग पहचानने के लिए वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन, और आधा नंबर उसका एक्सप्लेनेशन का, हो गए पूरे 2 नंबर। इसकी वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? एक ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ श्री पवन कुमार ने प्रबंधकों के साथ एक मीटिंग करने का निर्णय लिया है। क्यों निर्णय लिया है? क्योंकि उनकी स्टार्टअप कंपनी कर्मचारियों के संस्था को छोड़कर जाने की उच्च दर की समस्या का सामना कर रही है। मतलब जो उसके कर्मचारी हैं वो संगठन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो मीटिंग में उन्होंने अपने प्रबंधकों को कुछ सलाह दी है। क्या सलाह दी है? कि वे कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए उनके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा संवेगी कारकों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें जब वो उनको मोटिवेट कर रहे हो। तो श्री पवन द्वारा चर्चित ऐसे कोई 2 उपाय बताइए जब उन्होंने ये कहा कि कार्य का इस प्रकार संवर्धन किया जाए, काम को ही ऐसे बढ़ावा दिया जाए तथा उसे ऐसे रुचिपूर्ण बनाया जाए कि काम ही अपने आप में व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत बन जाए। दूसरी बात, अच्छे कार्य निष्पादन के लिए कर्मचारियों को बधाई देनी चाहिए। आपको याद आ रहा होगा ये हमने कहाँ पे पढ़ा है। उन्हें अपने भविष्य की आय और कार्य दोनों के लिए निश्चित स्थिरता या स्थायित्व दिया जाना चाहिए। ये भी हमने पढ़ा है, ताकि वे अपना कार्य उत्साह से कर सके। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम कर्मचारी को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, उसे प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं अच्छे काम के लिए, उसकी शाबाशी, उसे शाबाशी देना, उसको ऐसा काम देना जो उसके लिए चैलेंजिंग हो, उसको स्थिरता या स्थायित्व प्रदान करना। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वो कौन से चर्चित कदम है यहाँ पर जो श्री पवन उठाने के लिए कह रहे हैं। तो हमें यहाँ पर किस चीज़ की चर्चा करनी है? गैर वित्तीय प्रोत्साहन की। और उसमें हमारे क्या क्या आते हैं जो यहाँ पर बात की गई है? या तो पद प्रतिष्ठा के बारे में हम बात कर सकते हैं, यानी कि उस पद को इतना चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग बनाना कि कर्मचारी को संग वहाँ पे काम करने में मज़ा आने लगे। या फिर दूसरा पॉइंट, जो हमने कर्मचारियों को मान सम्मान देने संबंधी कार्यक्रम के बारे में पढ़ा था कि उन्हें बधाई देना, नोटिस बोर्ड पर उनका नाम लिखना, उन्हें प्रमाण पत्र देना, स्मृति चिन्ह प्रदान करना या पारितोषिक देना, ऐसे काम करें। या फिर उनके पद को सुरक्षा या स्थायित्व प्रदान करना। तो इन तीनों में से कोई भी 2 हम लिख सकते हैं। और हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे? आधा नंबर इनको आइडेंटिफाई करने का, आधा नंबर इसको आइडेंटिफाई करने का, और 1-1 नंबर दोनों की एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि यहाँ से हमारे 3 मार्क्स से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो इन 3 में से कोई भी 2 हमारे आंसर में आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निर्देशन के महत्व के कोई 3 बिंदु बताइए। निर्देशन का महत्व हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे बता सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। या फिर निर्देशन के एक तत्व के रूप में नेतृत्व को परिभाषित करना है। पहले तो आपको नेतृत्व को परिभाषित करना है, उसके बाद में किन्हीं 2 नेतृत्व शैलियों का उल्लेख करना है। कितनी नेतृत्व शैलियाँ पढ़ी हैं हमने, बताओ? 3। कौन कौन सी? निरंकुश नेतृत्व शैली, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, या फिर स्वतंत्र नेतृत्व शैली। तो इनमें से कोई भी 2 आपको एक्सप्लेन करनी है, लेकिन कोशिश करना कि जब भी आप नेतृत्व शैली को एक्सप्लेन करें तो आप डायग्राम का इस्तेमाल ज़रूर करें।
7वें क्वेश्चन की तरफ चले। क्या क्वेश्चन है, किसी कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले 3 घटक बताइए। केवल 3 पूछे हैं, हमने तो कितने सारे पढ़े हुए हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, व्यवसाय चक्र, मौसमी कारक, उत्पादन चक्र, संचालन कुशलता, उधार क्रय की सुविधा, उधार विक्रय की सुविधा, कच्चे माल की उपलब्धता। तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। वीडियो फिर कह रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर नहीं देखा है कार्यशील स्थायी दोनों की वीडियो अवेलेबल है, दोबारा से देख लो, दोबारा से अच्छे से याद कर लो। 8वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रिया XYZ लिमिटेड में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर कार्यरत है, मेहनती कर्मचारी है, अपने संगठन में संसाधनों के अपव्यय को रोकने का प्रयास कर रही है, वेस्टेज को रोकने के लिए कुछ कदम उठाना चाहती है। प्रिया ने प्रत्येक क्रिया के लिए मानकों का निर्धारण किया। सोचा करो, मानकों का निर्धारण करने की बात कर रहा है, जिससे कि न्यूनतम अपव्यय हो, बर्बादी और न्यूनतम अपव्यय और बर्बादी से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अपने अधीनस्थों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए, यानी कि वो क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए CCTV भी लगवाए गए हैं। इससे यह भी पता चलता रहता है कि कर्मचारी कैसा काम कर रहे हैं, उनकी वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन भी करते हैं। मानकों का निर्धारण हो रहा है, वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन हो रहा है। जैसे ही कर्मचारी निर्धारित मानक लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही प्रिया उन्हें इनाम के रूप में बोनस भी दे देती है। प्रबंधक के एक कार्य का प्रयोग करते हुए, प्रबंध के एक कार्य का प्रयोग करते हुए, प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5। उनमें से कौन सा कार्य लग रहा है आपको, ये सोचिए। तो एक कार्य का प्रयोग करते हुए प्रिया इस वर्ष अपनी टीम से बेहतर प्रदर्शन पाने का पूरा प्रयास कर रही है। तो प्रबंध के उस कार्य के 2 लाभ बताने। कौन सा प्रबंध का कार्य लग रहा है आपको यहाँ पर? नियंत्रण। तो क्या हो गए उसके 2 लाभ बताने हैं, जिनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो क्या आंसर होगा इसका? तो हमने नियंत्रण के महत्व के इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप वहाँ पर फिट कर सकते हैं। मार्क्स कैसे मिलेंगे? आधा नंबर एक्सप्लेनेशन का और आधा नंबर हेडिंग का, 1 नंबर एक्सप्लेनेशन का। आधा नंबर हेडिंग का, 1 नंबर एक्सप्लेनेशन का, दोनों को जोड़ के बना 3 नंबर। आगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत, अब तो पता है ना आपको 2019 पढ़ना है इस बार हमने। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता के 5 अधिकार या फिर 5 दायित्वों की व्याख्या कीजिए। ये आपको अच्छे से आता है, हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी के किन्हीं 5 नियामक कार्यों का वर्णन कीजिए। सेबी के 3 तरह के कार्य होते हैं, उनमें से ये नियामक कार्यों के बारे में पूछ रहा है। ये सारे नियामक कार्य हमने डिस्कस किए थे जब हमने सेबी के कार्यों के बारे में पढ़ा था, इसलिए इनमें से कोई भी 5 कार्य आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 5 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 से हमारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हो गए हैं। यहाँ पर भी हमें 5 अधिकार या दायित्व बताने हैं, यहाँ पर भी हमें 5 कार्य बताने हैं। 11वां क्वेश्चन देखें, एक अग्रणी न्यूज़ चैनल के से साक्षात्कार के दौरान, साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू के दौरान गेट माई जॉब के CEO श्री रमेश क्वात्रा ने सुझाया कि यदि कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके संगठन में नौकरी के लिए आवेदन करें, तो यह प्रक्रिया सरल और उम्मीदवार के अनुकूल होनी चाहिए। ये उम्मीदवार के अनुकूल के लिए वहाँ पर इंग्लिश में वर्ड था कैंडिडेट फ्रेंडली। ऐसी होनी चाहिए जो कैंडिडेट को समझ में आए, जिसका वो आसानी से इस्तेमाल कर सके। उनका ऐसा मानना है कि इसी कारण आज बहुत सी उभरती कंपनियां छोटी आवेदन प्रक्रिया का पालन करती हैं, स्मॉल सिस्टम रखती हैं, जिससे कि आसानी से लोग उसमें अप्लाई कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक द्वारा भरा जाने वाला आवेदन पत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इसमें दी गई जानकारी के आधार पर ही प्रबंधक अयोग्य और अनुपयुक्त आवेदकों की छंटनी करता है। याद आ रहा होगा हमने कहाँ पढ़ा है छंटनी करना। साथ ही कंपनी कुछ ऐसे तंत्र का निर्माण भी कर सकती है जिसका प्रयोग वह व्यक्ति के विशेष गुणों जैसे बुद्धि, कौशल और व्यक्तित्व के मापन के लिए, याद करो, बुद्धि परीक्षा, कौशल परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा, उसके मापन के लिए कर सकती है। इसके बाद आवेदकों को विस्तृत बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। विस्तृत बातचीत क्या होती है? इंटरव्यू, साक्षात्कार, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि वह पद के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं है। नाउ, आपका क्वेश्चन क्या है? हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो सबसे पहले क्वेश्चन का दुखड़ा पढ़ें, उसके बाद में क्वेश्चन का मुखड़ा पढ़ें। अभी यहाँ पर तो हम क्योंकि क्वेश्चन को जनरल डिस्कशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम शुरू से इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, हमेशा पहले लास्ट का क्वेश्चन पढ़ना, फिर पूरी केस स्टडी पर आना। उस प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के उन सभी चरणों की सूची बनाइए
जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। बताइए कौन सी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और बी पार्ट है, उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगले 3 चरणों का भी वर्णन कीजिए। कौन सी प्रक्रिया है बताइए। प्रक्रिया हुई चयन, ये बताने का आधा नंबर, और चयन प्रक्रिया के चरण जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, प्रारंभिक जांच, चयन परीक्षा और रोजगार साक्षात्कार। इनकी सूची बनाना है, इनका केवल नाम बताना है, ये बताने के लिए आधा 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 नंबर। तो इन टोटल के कितने हो गए, 2 नंबर। फिर उन्होंने कहा कि अगले 3 चरणों की भी व्याख्या कीजिए। अगले 3 चरण बताने के लिए हमें पूरी चयन प्रक्रिया याद होनी चाहिए। हमने पीटर डी मॉक के नाम से उसको याद किया था, पूरी चयन प्रक्रिया को। प्रारंभिक जांच, चयन परीक्षाएं और रोजगार साक्षात्कार, इन 3 का तो वर्णन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगले 3 कौन से थे, संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच, चयन निर्णय और शारीरिक और डॉक्टरी परीक्षण। ये 3 के नाम हमें वहां पर बताने हैं, तब जाके हमें आधा आधा नंबर मिलेगा। और जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमें आधा आधा नंबर और मिलेगा, और टोटल हो गए 3 और 2 पीछे हो गए 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंश लिमिटेड एक बड़ी और प्रसिद्ध वेंटिलेटर उत्पादक कंपनी है। 2020 में कोविड-19 प्रकोप के दौरान कंपनी ने आय में 40% बढ़ोतरी होते हुए देखी। अब 2022 में इसने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है, और साथ ही कंपनी पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क के उत्पादन पर भी विचार कर रही है। कंपनी के वित्तीय प्रबंधक यानी कि फाइनेंस मैनेजर श्री राजीव जो हैं वो कंपनी के भविष्य और तरलता के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त है। उन्हें पता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है कंपनी का, कंपनी की लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहेगी, कैश कंडीशन अच्छी रहेगी, कोई कैश क्रंच नहीं आने वाला है कंपनी को। तो लाभांश संबंधी निर्णय का क्या अर्थ है। पहली बात तो उसने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि लाभांश संबंधी निर्णय का क्या अर्थ है। पहले तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे, और फिर ऊपर दिए गए कथन के आधार पर ऐसे किन्हीं 2 घटकों का वर्णन कीजिए जिनको ध्यान में रखते हुए वंश लिमिटेड को अपनी लाभांश नीति का निर्माण करना चाहिए। मतलब जो ऊपर इतनी सारी बातें बताई गई हैं, उनमें से आपको क्या लगता है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए लाभांश नीति बनाते समय। आंसर में पहले हमें ये बताना है कि लाभांश संबंधी निर्णय का क्या अर्थ है, तो हम 1 नंबर के लिए उसे एक्सप्लेन करेंगे, और फिर उसके बाद में हमने लाभांश संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक पढ़े हैं उनमें से केवल कोई भी 2 कारक हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है हम उपार्जन का स्थायित्व, रोकड़ प्रवाह स्थिति और विकास के अवसर, इन 4 में से कोई भी 2 पॉइंट्स को चूज करके अपना आंसर लिख सकते हैं। और अब लास्ट क्वेश्चन, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस का बॉस है, देखते हैं कैसे। वेदांश लिमिटेड की अंश पूंजी 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 10 लाख रुपए है। अपने विस्तार के लिए कंपनी को 5 लाख रुपए की अतिरिक्त पूंजी चाहिए। तो 10 लाख पहले से ही है, 5 लाख और चाहिए। कितनी हो जाएगी पूंजी अब, 15 लाख। कंपनी निम्नलिखित 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। 2 ऑप्शन है कंपनी के पास में। विकल्प नंबर 1, इशू ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, या तो कंपनी 5000 इक्विटी शेयर्स इशू करे। विकल्प नंबर 2, इशू ऑफ 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख, सॉरी, ये 10% क्या दर्शाता है, इंटरेस्ट। तो 5 लाख रुपए पर 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को। इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है कंपनी को। कंपनी की वर्तमान कर पूर्व आय दैट इज EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो है वो 4 लाख रुपए पर एनम है। यदि ऐसा माना जाए कि विस्तार के पश्चात भी कंपनी की निवेश पर आय दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की दर बदलेगी नहीं, यानी कि अगर कंपनी 10 लाख पे, ये जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इस पे 4 लाख कमा पा रही है, तो आगे भी इतना ही परसेंटेज वो कमाएगी। तो बताइए कि अंशधारकों की प्रत्याय यानी कि अर्निंग पर शेयर को अधिकतम करने के लिए कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा। और आपको ऑप्शन दी है कि जो टैक्स का रेट है, जो टैक्स की दर है वो 50% है। आपका इंग्लिश में पेपर में लिखा हुआ है दैट यू हैव टू शो योर वर्किंग्स क्लियरली, तो आपको उसको एक्सप्लेन करके डिटेल में बताना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये कहा गया है कि जो ROI अभी मिल रही है वही आगे भी रहने वाली है। तो अभी कितनी ROI मिल रही है, इसके लिए हमें ROI का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने टर्म 1 में अकाउंट्स में किया था, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारा EBIT कितना है, 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड पूंजी निवेश है 10 लाख, तो हमारा ROI आ गया है 40%। कितना परसेंट आ गया है,
40%। अब अगर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बढ़ जाती है तो ईबीआई विस्तार के बाद में हमारी बढ़ी हुई पूंजी पे भी हमें 40% ही मिलना चाहिए। तो अब नया ईबीआईटी कितना हो जाएगा, पहले तो हमें नई पूंजी पता होनी चाहिए, क्योंकि उसने कहा है 5 लाख रुपए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। तो हमारी टोटल नई पूंजी कितनी हो गई, 15 लाख, और हमने कहा 40% ही रिटर्न मिलेगा। 10 लाख लगा रहे थे तब भी 40% आ रहा था, 15 लाख लगा रहे हैं तब भी 40% रिटर्न आ रहा है, तो 15 लाख का 40% कितना हो गया, 6 लाख रुपए। तो हमारा नया ईबीआईटी कितना है इस समय, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज़। यहाँ तक नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अब हमारे पास में दो प्लान्स हैं, प्लान 1 प्लान 2, जिसमें कि प्लान 1 में कहता है शेयर्स बढ़ा के अपने 15 लाख कर लो, प्लान 2 में कहता है शेयर्स को 10 लाख ही रखो लेकिन डिबेंचर्स जो है वो 5 लाख रुपए के बना लो। तो प्लान 1 में 15 लाख रुपए के शेयर्स हैं, डिबेंचर्स 0 हैं। प्लान 2 में 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 5 लाख डिबेंचर्स हैं। यदि हम शेयर्स की संख्या की बात करें तो एक शेयर की कीमत 100 है, तो 2 जीरो हटा दिया तो 15,000 शेयर्स हैं, यहाँ पर है 10,000 शेयर्स। अब ईबीआईटी देखते हैं। इन बोथ द केसेस हमारा ईबीआईटी 6 लाख रुपए है। ईबीआईटी में से ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, माइनस इंटरेस्ट। यहाँ पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जब कोई डिबेंचर्स ही नहीं है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर कितने डिबेंचर्स हैं, 5 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 10%, तो 5 लाख का 10% हुआ 50,000। ये माइनस किया, हमारा आ गया अर्निंग्स बिफोर टैक्स। यहाँ पर 6 लाख, यहाँ पे 5,50,000। इसमें से माइनस करा हमने टैक्स, 50% था तो 3 लाख टैक्स हमारा यहाँ माइनस हुआ, 2,75,000 यहाँ माइनस हुआ, हमारा आ गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ये जो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आया है, इस अर्निंग को हम अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकते हैं। हमारे पास कितने शेयर होल्डर्स हैं, 15,000 केस 1 में और 10,000 केस 2 में। तो हमारा ईपीएस कितना आ जाता है, ईपीएस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। हमने, इसका मतलब क्या होता है, एक शेयर होल्डर को कितना पैसा मिल सकता है, और हमने इसको भाग किया। तो अगर हम प्लान 1 फॉलो करते हैं तो एक शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलता है, 20 रुपये प्रति शेयर। और अगर हम प्लान 2 फॉलो करते हैं जिसमें कि हमने शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स भी लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे एक शेयर होल्डर को मिलते हैं 27 रुपये 50 पैसे। तो कौन सा विकल्प अच्छा है शेयर होल्डर्स के दृष्टिकोण से, प्लान 1 या प्लान 2, प्लान 2। तो आप वहाँ पे आंसर देंगे, कंक्लूजन लिखेंगे कि प्लान 2 बेहतर है, क्योंकि इसे अपनाने पर अंशधारकों की प्रत्याय को अधिकतम किया जा सकता है। ये लाइन लिखने का 1 नंबर है, और ये जो पूरी सारी कैलकुलेशन करी है हमने, इसके 4 नंबर है, तब जाके हमें पूरे 5 नंबर मिलेंगे। सो दिस फिनिशेज आवर सैम्पल पेपर। इसका पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, सॉल्यूशन का पीडीएफ नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छे से पेपर को सॉल्व करो, सारे टॉपिक्स को याद करो, और जो भी वीडियो शेयर करते हैं उसको ध्यान से देखो और नोट्स बनाओ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।